तो आइए शुरू करते हैं। अभी की विषय वस्तु, अभी का विषय वस्तु है कि आरूढ़ लग्न या पद लग्न से फलादेश हम लोग कैसे करें। इस उदाहरण कुंडली में आरूढ़ लग्न जो है वह पंचम भाव बना है। आरूढ़ लग्न हम लोग कैसे देखते हैं, किस भाव में हो सकता है, किस भाव का आरूढ़ लग्न कैसे देखेंगे, इसके लिए हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया है। उसका भी वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब यहाँ पर जो पद लग्न बना या आरूढ़ लग्न बना या पंचम भाव बना हुआ है, तो नियम यह है कि यदि आरूढ़ लग्न से 11वें भाव में, आरूढ़ लग्न से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह हो, ग्रहों की स्थिति ठीक हो, तो या शुभ ग्रह के द्वारा देखे जा रहे हों, तो आय की स्थिति अच्छी होती है, स्थिर आय होता है, व्यक्ति संततिवान होता है, व्यक्ति सौम्य स्वभाव का होता है। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ पर शुक्रदेव नीच के हैं, परंतु उनकी यहाँ पर दृष्टि उच्च की पड़ रही है। उच्च की दृष्टि जहां पर एक तो शुक्रदेव शुभाग्रह नैसर्गिक एवं उनकी उच्च की दृष्टि पड़ना, जब शुभाग्रह की जिस भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ती है वह भाव बहुत ही शुभ हो जाता है। एवं अब यहाँ पर देखा जाए तो यह भी शुभ हुआ। और पद लग्न से 11वें भाव में, यह तो पद लग्न की स्थिति अच्छी हो गई, पद लग्न शुभ हो गया कि नहीं हुआ? पद लग्न शुभ हो गया क्योंकि पद लग्न पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, वो भी उच्च की दृष्टि पड़ रही है, पद लग्न मजबूत हो गया। नियम यह है कि पद लग्न से 11वें भाव में यदि स्थिति अच्छी हो, शुभ ग्रह का प्रभाव हो, तो व्यक्ति को स्थिर आय होता है, संततिवान होता है एवं सौम्य स्वभाव का होता है। अब इस पद लग्न से 11वें भाव में देखा जाए तो पद लग्न से 11वां भाव तीसरा भाव बनता है। यहाँ पर प्रथम दृष्टिया मंगल देव बैठे हुए हैं, प्रथम दृष्टिया मंगल देव बैठे हुए हैं। मंगल देव स्वभाव से पापग्रह है, मंगल देव स्वभाव से पापग्रह है, परंतु विशेष नियम यह है कि जो ग्रह लग्नेश हो जाता है वह सदैव शुभ ग्रह का काम करता है, वह शुभ ग्रह हो जाता है। इस नियम से मंगल देव शुभ ग्रह हो गए। एक दूसरी नंबर वाली बात यह है कि जो भी ग्रह उच्च का होता है, जो ग्रह उच्च का होता है वह सदैव शुभ फल देता है। तो यहाँ पर दो प्रकार से शुभता वाली स्थिति आ गई। तीसरी बात यह भी है कि तीसरे भाव में, लग्न से तीसरे भाव में यदि राहु देव होते हैं तो वे राजयोग प्रदान करते हैं। यहाँ पे सभी स्थितियां अच्छी बनी, इसलिए इस जातक को स्थिर आय होने की संभावनाओं में बल मिलता है। भले ही यहाँ पर मंगल देव उग्र ग्रह हैं, पापक ग्रह हैं, परंतु हैं तो सौम्य ग्रह। लग्ने जो ग्रह हो जाता है वह शुभग्रह हो जाता है, शुभग्रह को सौम्य भी कहा जा सकता है। यदि यहीं पे अगर पापग्रह होते, अब यहीं पे स्वराशि का अगर शनि ही होता तो शनि पापग्रह हो जाते, क्योंकि शनि लग्नेश नहीं है। अगर किसी शनि देव की एक राशि यहाँ केंद्र भाव में है, केंद्र भाव में है, परंतु इनकी दूसरी राशि तीसरे भाव में भी है, इसलिए इनका यहाँ आना तो पाप गुण समाप्त हो गया, लेकिन तीसरे भाव के स्वामी पाप फल देते हैं तो पुनः पाप फल दाता हो गया, तो पापग्रह। तो यदि पद लग्न या आरूढ़ लग्न दोनों ही शब्द एक ही हैं, अगर उससे 11वें भाव में अगर पापाग्रह की स्थिति बनती है, पापाग्रह हो या देख रहे हो, तो वह अच्छी स्थिति नहीं है। आय तो होते हैं, पद लग्न से आय के लिए 11वें भाव में ग्रह का होना आवश्यक है। यदि ग्रह है तो उत्तम है, चाहे शुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो, शत्रु राशि का हो, मित्र राशि का हो। अगर ग्रह की स्थिति अच्छी है तो अच्छे कायदे से पैसा, अगर ग्रह की स्थिति बुरी है, पापग्रह है, खराब राशि में है, शत्रु राशि में है, तो
अन्य कायदे से पैसे। अगर शुभग्रह है तो कायदा कानून मतलब कि शास्त्र या पढ़ा लिखा विद्वान। अगर पापग्रह है, अगर पद लगने या आरूढ़ लगने से पापग्रह है, अच्छी स्थिति नहीं है, तो कम पढ़ा लिखा या पुस्तकों का उतना ज्ञान नहीं या शास्त्र का ज्ञान नहीं, तो शास्त्र कहिए या पुस्तक कहिए, बात देखिए। अब इन बातों को आप लोगों ने अपनी अपनी कुंडली पर लगाया, तो आप लोगों ने क्या पाया कि इन बातों में कहां तक सच्चाई है या नहीं है? यह आप लोगों की कुंडली पर कितना प्रतिशत लागू हो रहा है? ठीक लागू हो रहा है गुरुवर एकदम। चलिए जी, अब यहाँ पर देखा जाए कि लग्न कुंडली से जो 11वां भाव आय इच्छा का है, तो यहाँ पर तो नीच के राशि के ग्रह हो गए। आय तो यहाँ प्रथम दृष्टिया गड़बड़ है, लेकिन यहाँ भी एक सूत्र लग रहा है कि एकादशेश एवं दशमेश दोनों का राशि परिवर्तन है। यह एक अच्छा योग है और यहाँ भी अच्छा योग हो गया, अच्छी बात है। अगर यहाँ पर पापग्रह का भी प्रभाव हो, शुभग्रह का भी प्रभाव हो, अगर कोई ग्रह पद लग्न से, अगर मित्र राशि का हो, स्व राशि का कोई ग्रह हो, या अपने उच्च राशि का हो, यानी कि पद लग्न हुआ या आरूढ़ लग्न हुआ, उससे 11वें भाव में यदि कोई उच्च का ग्रह बैठा हुआ, अपने स्व राशि का बैठा हुआ हो, अपने मित्र राशि का बैठा हुआ हो, तो सामान्यतः अच्छे अच्छे कायदे से स्थिर आय देता ही देता। अब इसके बाद में गुरु जी अगर कोई ग्रह ना बैठा हो तब? तो फिर उस पर दृष्टि देखिए कि किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या नहीं। अगर दृष्टि नहीं पड़ रही है, कोई भाव ही नहीं, तो आय के साधन के लिए तरह तरह के जुगाड़ करने पर भी आय बनता है, टूटता है, बिखरता है, सब कुछ होता है। यानी कि आय की स्थिरता पर हमेशा उसके मन में शंका बनी रहती है। हाँ, फिर उसके भाव के स्वामी को भी देखेंगे। यदि वैसी कोई कुंडली हो तो आप लोग बोल सकते हैं, बता सकते हैं, या समूह में शेयर करेंगे, फिर उस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब इसके बाद में यदि कोई ग्रह अपने उच्च राशि में बैठे हुए हों और 11वें भाव को देखते हैं, अब मान लिया जाए कि दो कायदे से हो सकता है। अब यहाँ पर अगर यह जो पद लग्न आरूढ़ लग्न बना, तो हमने अभी कहा कि कोई ग्रह उच्च दृष्टि से देखता हो पद लग्न के 11वें भाव को, मतलब हमने कहा कि उच्च दृष्टि नहीं, उच्च का ग्रह देख रहा हो तो, या उच्च राशि में बैठे हुए ग्रह देख रहा हो तो, यहाँ पर दोनों बातें दो हो गया। यह बातें दोनों दो हो गया कि उच्च की दृष्टि से देखता हो या उच्च राशि में बैठा हुआ ग्रह देख रहा हो। तो अब यहाँ पर देखिए कि देव गुरु बृहस्पति यदि यहाँ पर होंगे नवम भाव में, तो अपने उच्च राशि में हो गए, तो फिर तो इनकी नीच की दृष्टि हो गई ना यहाँ पे, तो फिर पद लग्न पर नीच की दृष्टि हो गई। तो जब नीच की दृष्टि हो गई, तो अच्छे कायदे से आय की संभावनाएं कम। अब नीच के ग्रहों का जो गुण धर्म होता है, या पाप ग्रहों का गुण धर्म जो होता है, वह अच्छा नहीं होता है। शुभ ग्रहों का गुण धर्म एवं स्वराशि मित्र राशि के गुण धर्म अच्छे होते हैं। कार्य दुनिया में पैसे कमाने के लिए, आय के लिए तरह तरह के साधन हैं, उनकी संख्याओं की गिनती नहीं की जा सकती, लेकिन दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एक अच्छा कायदा, एक खराब कायदा। उच्च राशि से देखना, अगर यहीं पे मंगल देव बैठे गए तो उच्च दृष्टि से देख रहे हैं, मतलब तुला राशि में ही अगर मंगल देख बैठ गए यहाँ, तो फिर इनकी दृष्टि, उच्च की दृष्टि यहाँ पर हो जाएगी, मंगल की चौथी दृष्टि भी होती है। तो उच्च की दृष्टि लाभकारी होती है, उच्च की दृष्टि लाभकारी होती। लाभकारी है।
अब यदि अब देखिए कि पद लग्न से 12वें भाव को कौन देख रहा है, तो इस उदाहरण कुंडली में जो पद लग्न बना है या आरूढ़ लग्न जो बना वह पंचम भाव है। पंचम भाव से 12वें भाव को देखिए कि कौन सा ग्रह देख रहा है या किस प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। वैसे वैसे जीवन में लग्न कुंडली से 12वें भाव से खर्च देखे जाते हैं, व्यय देखे जाते हैं। हम लोग आज आरूढ़ लग्न का इस्तेमाल कर रहे हैं। यदि लग्न कुंडली का फलादेश करते हैं उस नियम से भी हम लोग देखेंगे और आरूढ़ लग्न से ही हम लोग फलादेश करते हैं। तो आरूढ़ लग्न से 12वां भाव खर्चे का होता है। 12वां भाव खर्च का होता है। तो हम लोग आरूढ़ लग्न से व्यय को कैसे देखेंगे, तो इस भाव में बैठे हुए ग्रहों से आकलन करेंगे कि यदि पापग्रह हो तो अच्छे कार्यों में खर्च नहीं होता। अगर शुभग्रह की स्थिति बनती है तो अच्छे कार्यों में पैसे खर्च होते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए कि बुध देव भी शुभग्रह है, चंद्रमा भी शुभग्रह है। बुध एवं चंद्रमा दोनों की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, यानी कि पंचम आरूढ़ लग्न से यह 12वां भाव हुआ, उस पर बुध एवं चंद्रमा की दृष्टि पड़ रही है। साथ में शनि की भी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव पापग्रह हैं। शनिदेव पापग्रह, परंतु हम सबों ने बार बार चर्चा किया है, शायद इस कक्षा में न हुआ हो, हालांकि इस प्रकार की बातें हमेशा चर्चा की जाएगी। कोई भी ग्रह चाहे वह शुभग्रह हो या पापग्रह ही क्यों ना हो, यदि अपने भाव को देख रहा है तो अपने भाव के लिए वह शुभग्रह हो जाता है। कोई भी ग्रह अपने भाव के लिए शुभ ही हो जाता है। शुभग्रह का काम करता है। तो यहाँ पर शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ी, यहाँ पर भी शुभग्रह ही हो गया। तो खर्च किस प्रकार होगा, व्यक्ति के जीवन में अधिकांशतः खर्च किस प्रकार का होगा, तो इन सभी ग्रहों के गुण धर्मों के आधार पर हो जाएगा। शनि देव क्या है, जमीन भूमि के कारक है। तो आय का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होगा व्यक्ति जमीन बढ़ाने में, प्लॉट वगैरह लेने में। शनिदेव लोकप्रियता भी है। अनावश्यक खर्च तो उसे नहीं कह सकते, लेकिन जब व्यक्ति अपने घर से बाहर जाता है घूमने टहलने या कहीं कोई मित्र मंडली ही मुलाकात हो गया तो चलो भाई चलते हैं चाय पीने, चाय नहीं पिए मिठाई ही खा लिए, खर्च करना 10 रुपए चाहिए, 50 100 रुपए 200 रुपए हो गए, उसकी कोई चिंता नहीं। तो लोकप्रियता को बरकरार रखने के लिए भी या जमीन से संबंधित या अच्छे का, क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा एवं बुध दोनों की स्थिति बन रही है, दोनों ही शुभग्रह है, शनिदेव पापग्रह है, अपने भाव को देख रहे हैं, तो अच्छे कार्यों में ही पैसे की खर्च दिखते हैं। इस कुंडली में यदि शुभग्रह एवं पापग्रह दोनों की स्थितियां बने, शुभग्रह के संबंध हो तो अच्छे कार्यों में सुमार्ग में, पापग्रह खाल केवल की स्थितियां बने तो कुमार्ग, सुमार्ग और कुमार्ग दो ही तो स्थितियां बनती है। अगर भाव पूर्ण शुभ प्रभावित हो जाए तो सुमार्ग अच्छे कार्यों में पैसे का खर्च, अगर केवल पाप प्रभावित हो जाए तो कुमार्ग में पैसे का खर्च, ऐसा खर्च जहां पर उसके बदले में कुछ न रिस्पॉन्स आना है, न आय की वृद्धि होनी है, न मान सम्मान में वृद्धि होना है, कुछ वृद्धि नहीं होना, न उससे कोई रिटर्निंग लाभ होना। खर्च भी दो प्रकार के होते हैं। व्यक्ति जब खर्च करता है तो उसे रिटर्निंग लाभ मिलता है। चाहे हम यार दोस्तों में ही कुछ खर्च कर लेते हैं, खाने पीने में कहीं देते हैं, उससे हमारी मर्यादा लोकप्रियता बढ़ती है, कुछ तो मिला। लेकिन हम बुरे कार्यों में अगर पैसे खर्च कर लेते हैं उससे क्या लोकप्रियता मिलेगी।
कुछ लोकप्रियता नहीं। यदि शुभग्रह एवं पापग्रह दोनों की स्थितियां बन जाए, शुभग्रह भी देख रहा हो पापग्रह भी देख रहा हो, तो दोनों प्रकार से खर्च, कभी अच्छे कार्यों में खर्च, कभी बुरे कार्यों में। अब इससे 12वें भाव में की बात तो हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अगर लग्न से 12वें भाव में शनि की स्थिति बनती हो और अन्य ग्रहों की भी स्थितियां बनती हो, तो अपने स्वजनों यानी कि कुटुंबी जनों या भाई जनों जो हमारे खास करीबी होते हैं, उनके सहयोग में भी पैसे खर्च होते हैं। अब 7वां भाव की बात करते हैं। अगर पद लग्न से या आरूढ़ लग्न से 7वें भाव में राहु या केतु का प्रभाव हो, तो पेट से संबंधित बीमारी ज्यादा कदा होता ही रहता है। अगर केतु होते हैं, अगर पद लग्न से 7वें भाव में या आरूढ़ लग्न से 7वें भाव में अगर केतु देव होते हैं, तो पेट की समस्याएं भी होती है, लेकिन कभी कभी वह पीड़ादायक हो जाता है। इस उदाहरण कुंडली में केतु देव का प्रभाव नहीं है। पद लग्न से 7वां भाव जो लग्न कुंडली का 11वां भाव बन रहा है, उस पर केतु का प्रभाव नहीं है, राहु का प्रभाव। तो पेट की बीमारी से संभावनाएं। अगर पद लग्न से 7वें भाव में कोई भी ग्रह हो जो साहसिक ग्रह हो, पद लग्न से 7वें भाव में अगर कोई भी ग्रह हो और साहसिक ग्रह हो, तो व्यक्ति साहसी होता है। अब यहाँ पद लग्न से जो 7वां भाव बना, इस 7वें भाव में सूर्य देव साहसिक ग्रह है। साहसिक ग्रह तो दो ही है ना, मंगल एवं सूर्य। सूर्य से भी ज्यादा साहसी ग्रह मंगल देव हैं। हालांकि सूर्य देव भी साहसी ही हैं, लेकिन ये तो राजा है। पद लग्न से 7वें भाव में शुभग्रह की स्थिति हो, यहाँ पर तो शुभग्रह की स्थिति है लेकिन नीच का है, तो यहाँ पर यह नीच का जो है, हाँ, नीच भंग हो रहा है कि नहीं, यह तो खैर अंशात्मक मान से हम लोग देखते हैं। यहाँ पर वैसी बातें नहीं है। हम लोग अभी नौमांस कुंडली या नीच भंग वाली बातें पर हम लोग चर्चा नहीं। आप लोग अपने अपनी कुंडली में देखें कि यदि पद लग्न से 7वें भाव में अगर कोई भी ग्रह उच्च राशि का हो, यह भी एक प्रकार का संपन्नता का योग बनाता है। पद लग्न से 11वां भाव ही नहीं, पद लग्न से 7वां भाव में भी, दोनों में से किसी एक भाव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इस उदाहरण कुंडली में पद लग्न से 11वां भाव अच्छा है। यह 11वां भाव ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 7वें की अपेक्षा। तो यहाँ तो सबसे महत्वपूर्ण यह होगा। परंतु अगर पद लग्न से भी 7वें भाव में अगर ग्रह गण अगर अच्छे स्थिति में है, अपने उच्च राशि के हैं, तो भी व्यक्ति
संपन्न भी होता है एवं प्रतिष्ठावान भी होता है। अब इन चीजों को हम लोग अलग अलग भावों पर कैसे लगा सकते हैं? अगर किसी बालक के विद्या बुद्धि का विचार करना हो तो उस पर आरूढ़ लग्न का हम लोग फलादेश कैसे कर सकते हैं? आरूढ़ लग्न के नियम का कैसे लगा सकते हैं? अच्छा, अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा किया वह यह जिस व्यक्ति की कुंडली है उनके जीवन पर लगभग कितना प्रतिशत प्रभावी हो रहा है? गुरुजी 100%। चलिए, अच्छी बात। अब हम लोग इसकी दिशा को बदलते हैं, अध्ययन की दिशा। प्रश्न ढेर सारे आते हैं कि हमारा जातक, हमारा लड़का कैसा पढ़ेगा, विद्या बुद्धि कैसी होगी। तो सामान्यतः बुद्धि के लिए कौन सा भाव देखते हैं हम लोग? पांचवा। पंचम। अब यहाँ पर देखा जाए कि पंचम भाव का आरूढ़ लग्न कौन होगा इस उदाहरण कुंडली में। तो पंचम भाव का जो स्वामी है अपने भाव से नवम भाव में है, अपने भाव से नवम भाव में। तो अब पंचम भाव के स्वामी से नववां भाव, यानी कि लग्न कुंडली का नौवां भाव हो गया ना। जी गुरु। पंचम भाव का आरूढ़ लग्न कौन सा भाव हुआ? आप लोग देखें गिन के, यहां से गिनेंगे तो यह गुरुदेव नौवें भाव में आ गए अपने भाव से, तो फिर गुरुदेव से नौवां गिनेंगे तो यहाँ पर आ गया जहाँ पे 4 लिखा हुआ। अब इन्हीं सूत्रों को विद्या बुद्धि पर लगा लेंगे। अगर अब पंचम भाव का जो आरूढ़ लग्न नौवां बना, नौवें भाव से 11वां भाव की स्थिति जितनी अच्छी होगी विद्या बुद्धि उतना ही अच्छा होगा। अब देखा जाए 11वें भाव में क्या है, तो शनि देव है। शनि देव अपने मित्र राशि में हैं। हम लोगों ने अभी कुछ क्षण पहले चर्चा किया था कि यदि पद लग्न से 11वें भाव में मित्र राशि का कोई ग्रह हो, स्वराशि का कोई ग्रह हो, अपने उच्च राशि का कोई ग्रह हो, या मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि का कोई ग्रह हो, या उस प्रकार की दृष्टि पड़ रही हो, तो जिस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें शुभ वृद्धि काफी हो जाती है। तो यहाँ पर शुभ वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? या इस शुभ वृद्धि के योग बनते हैं या नहीं बनते? यानी कि विद्यावान विद्या बुद्धि की तरफ इशारा करता है कि नहीं करता है? जी गुरु। हाँ या नहीं? यानी कि अगर यहीं पे शत्रु राशि का ग्रह होता कोई, या नीच की दृष्टि पड़ रही होती, अब यहाँ पर देखा जाए देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि है, अच्छी है। देवगुरु बृहस्पति की जहां भी दृष्टि पड़ता है अच्छा पड़ता है। राहु की दृष्टि है तो राहु शनि को मित्र मानता है, शुक्र को भी मित्र मानता है, तो राहु की भी दृष्टि मित्रवत हो गई। राहु जो है आश्चर्यजनक एकाएक दिमाग देने वाला ग्रह। राहु क्या है? कंप्यूटर भी है, राहु क्या है? बिजली भी है, राहु क्या है? तरंग भी है। अब यहाँ पर ये बातें हो गई। तो यह पंचम भाव का आरूढ़ जो पंचम भाव के आरूढ़ लग्न से 11वां भाव की स्थिति अच्छी हो गई। अगर यही स्थिति खराब अगर हो जाए तो विद्या बुद्धि में कमी, खराब, विवेकशीलता में कमी, सौम्यता में कमी। साथ ही हम लोगों ने यह भी चर्चा किया है कि पद लग्न से 7वां भाव अगर ठीक हो तो संपन्नता देता है, धन देता है। तो अब यहाँ पर 5वें भाव का धन क्या है? विद्या विवेकशीलता ही तो है ना। जी हाँ गुरु। लग्न के लिए तो धन धन पैसा हो, लेकिन पंचम भाव का धन तो वही विद्या संतान है ना, विवेकशीलता है। हर भाव के धन अलग अलग होते हैं, जिस भाव से जिन चीजों का विचार किया जाता है वही दूसरे धन का। तो पद लग्न से 7वां भाव में अगर शुभ ग्रह की स्थिति हो, या उच्च राशि के कोई ग्रह हो, या उच्च दृष्टि से देखते हो,
तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखा जाए पद लग्न से 7वें भाव में उच्च राशि के मंगल देव, या विद्या बुद्धि के लिए धन दिया कि नहीं दिया, यानी कि सपोर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया आरूढ़ लग्न के सहारे। यह जिस जातक की कुंडली है, कक्षा में उपस्थित भी हैं, हम नाम नहीं पूछेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, वे बड़े अच्छे विद्वान भी हैं, इंजीनियर हैं, कंप्यूटर से साइंस उन्होंने किया है, शिक्षा दृष्टि, तो वह नियम तो लग ही रहे। जी गुरु जी 100% सही है। मैं सबसे महंगे स्कूल में गया तो उसके लिए धन तो मेरे पिताजी ने लगाया ही, तो इसलिए सत्य है। नहीं नहीं, आपको वाली बात है कि पिताजी ने जो धन लगाया वह उनकी कर्तव्य है, उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया। आपके भी क्लासमेट में ढेर सारे बच्चे ऐसे रहे होंगे कि आप पर जितना पैसे खर्च हुआ उतने ही खर्च इन बच्चों पर भी हुआ, कोई बच्चा ऐसा भी रहा होगा जो आपसे अधिक खर्च करने वाला होगा। लेकिन उन बच्चों में भी आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे आपसे कम पढ़े लिखे, यानी कि थोड़ा बुद्धि ज्ञान कम हुआ, और आप ही के क्लासमेट में कुछ बच्चे ऐसे भी रहे होंगे कि जो आपसे थोड़े कम पैसे खर्च कर रहे थे, पैसे की थोड़ी कमी थी, लेकिन आपसे भी अधिक बुद्धिमान हो रहे होंगे। तो यह विद्या बुद्धि आपके भाग्य का था, उनके द्वारा दिया गया संस्कार था एवं उनकी कर्तव्यशीलता, लेकिन आपके भी भाग्य में था तभी तो आपको मिला ना। जी गुरु जी। अब हम ही कहते हैं कि हमारा लड़का IIT दिल्ली से पास आउट, लेकिन उसके भाग्य में उच्च शिक्षा उस प्रकार की थी तभी तो उसने ग्रहण किया। जी, और जी। हमारा कर्तव्य यह था कि उसके मार्ग में आने वाले धन से संबंधित समस्या दूर करना एवं समय समय पर सही मार्गदर्शन करना, यह मेरा कर्तव्य था। हमने अपने कर्तव्य का सही ढंग से पालन करने का प्रयास किया, पूरा किया कि नहीं ये तो ईश्वर बतला पाएंगे, लेकिन हमने प्रयास किया, यही बात है। तो पिता तो पिता ही होते हैं। पिता शब्द एक ऐसा शब्द है कि जितना भी गुणगान कर लिया जाए, सेवा कर लिया जाए, जीवन भर सेवा करते रह जाइएगा, पिता के माता पिता के गुणों का मूल्य नहीं चुका सकते हैं। सत्य है गुरु जी। सब लोग महीने की महीने फीस जमा कराते थे। हमारे पिताजी बहुत ज्यादा धनी नहीं है, लेकिन वो 12 महीने की एक साथ फीस जमा करा देते थे जाके। अब यहाँ पर देखा जाए कि पद लग्न से केंद्र और त्रिकोण में, अगर पद लग्न से केंद्र या त्रिकोण में बलवान देव गुरु विराजपति हों तो व्यक्ति की प्रसिद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती है या प्रसिद्धि मिलती है, ऐसा कहा। तो अब पद लग्न से, हालांकि लग्न भाव से भी केंद्र त्रिकोण में अगर अच्छे ग्रह हैं तो अच्छे प्रसिद्धि मिलती है, यह भी नियम है। हम लोग उन्हीं लग्न कुंडली के ही नियमों का पद लग्न कुंडली आरूढ़ लग्न पर भी हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर जो यह पंचम भाव बना, इसका केंद्र भाव कौन कौन हो गया? तो पंचम भाव का केंद्र भाव यह 1 2 3 4 यह हुआ, 5 यह त्रिकोण हो गया, 6 यह 7 8 9 10 11। अब यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ 10 यहाँ पर, हाँ ठीक है, यहाँ पर जो केंद्र त्रिकोण बना, यहाँ पर तो एक भी ग्रह नहीं है, लेकिन इस पर क्या है? उच्च की दृष्टि है, एक यह थोड़ा अच्छा हो गया। यहाँ पर किसी भी ग्रह का कोई दृष्टि नहीं है, यहाँ पर नीच की दृष्टि मंगल की हो गई। तो एक जगह उच्च की दृष्टि है तो एक जगह नीच की दृष्टि है, यह दोनों सामान्य हो गया। एवं यह अलग अलग भावों पर अलग अलग प्रकार की उच्च की दृष्टि पड़ने से अलग फल हुआ, यहाँ नीच की दृष्टि पड़ने से थोड़ा माइनस हो गया, लेकिन कहीं अच्छा मिल रहा है तो कहीं बुरा मिल रहा है, तो दोनों को फल को इक्वल करके बराबर कर दिया गया।
समझने की। अब यहाँ पर एक यह शुक्रदेव है, और यह देखा जाए नवम भाव में देव गुरु बृहस्पति बलवान अवस्था में, तो एक देव गुरु बृहस्पति के लिए यह सूत्र है कि देव गुरु बृहस्पति केंद्र या त्रिकोण में, खास करके केंद्र में यदि मजबूत स्थिति में होते हैं, अपने स्वराशि मित्र राशि या अंश राशि के होते हैं, या त्रिकोण में भी होते हैं, त्रिकोण में होते हैं तो थोड़े कम, लेकिन केंद्र में होते हैं, तो कुंडली में बनने वाले असंख्य या हर प्रकार के या लाखों प्रकार के अरिष्टों का समन करते हैं, परिहार कर देते हैं। तो आरूढ़ लग्न से त्रिकोण में है तो कुछ परिहार कर दिए, लग्न कुंडली से भी केंद्र में है, लग्न में ही है, तो अधिकांशतः प्रकार के अरिष्टों का परिहार। तो पद लग्न से केंद्र या त्रिकोण में अगर अच्छे ग्रह हो, शुभ ग्रह हो, मजबूत स्थिति में हो, तो यह अच्छी बात है। तो आशा करते हैं कि आज की जो कक्षा हुई आप लोगों ने सही ढंग से अपनी अपनी कुंडली पर आप लोगों ने लगाया होगा, देखा होगा, पाया होगा, देखा होगा। यदि किसी सदस्य को अगर आज की कक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई मन में प्रश्न हो, संशय हो, तो रख सकते हैं। हाँ, संजय उपाध्याय जी, आप अपनी बात गुरुवर, को ये रख सकते हैं। आरूढ़, ये जो आरूढ़ लग्न का फलादेश है, ये किन परिस्थिति में करना चाहिए और किन परिस्थिति में हमें लगने से करना चाहिए? नहीं, ये हर प्रकार से कर सकते हैं, लग्न से भी फलादेश कर सकते हैं, आरूढ़ लग्न से भी कर सकते हैं। यह अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग विधि। यह जो है यह जैमिनी ज्योतिष की तरफ लेकर जाता है, और लग्न कुंडली वह वैदिक ज्योतिष की तरफ लेकर जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार की ज्योतिष के बारे में कुछ न कुछ हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए बेसिकली।